एक पल रुकिए और ईमानदारी से स्वयं को देखिए। खुद से पूछिए कि क्या आप वास्तव में अपने जीवन में एक नए चरण की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर आप केवल अपने पुराने स्वरूप को एक नए नाम के साथ खींचते जा रहे हैं। अधिकांश लोग सपनों की कमी या प्रयास के अभाव के कारण नहीं अटकते। वे पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक बोझ उठाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे विचार जो अब यह नहीं दर्शाते कि वे कौन हैं, ऐसी आदतें जो कभी ढाल की तरह काम करती थीं लेकिन आज सीमाएं बन चुकी हैं। असली बाधा अक्सर वह नहीं होती जो कमी में है, बल्कि वह सब कुछ होता है जो अतिरिक्त है। एक सरल छवि इसे स्पष्ट रूप से समझाती है। समुद्र में एक नाव की कल्पना कीजिए। उसे खतरे में डालने वाली चीज तूफान नहीं, बल्कि उसके भीतर जमा हुआ वजन होता है। क्षतिग्रस्त जाल, घिसी हुई रस्सियां और बेकार वस्तुएं जो केवल इसलिए पड़ी रहती हैं क्योंकि कोई उन्हें छोड़ने का निर्णय नहीं लेता। जब लहरें तेज होती हैं तो नाव अपनी प्रतिक्रिया की क्षमता खो देती है। हवा की ताकत के कारण नहीं, बल्कि उस अनावश्यक भार के कारण जिसे वह ढो रही होती है। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। स्टोइक दार्शनिक इस विचार को पहले ही समझ चुके थे। वे सिखाते थे कि हमें परेशान करने वाली चीज घटनाएं स्वयं नहीं होती, बल्कि वे चीजें होती हैं जिनसे हम भीतर ही भीतर चिपके रहते हैं। आज की दुनिया में हम बिना सवाल किए दूसरों की अपेक्षाओं, विरासत में मिले डर और ऐसी दिनचर्याओं से बंधे रहते हैं जो हमें स्वयं से दूर कर देती हैं। यह सब मानसिक और भावनात्मक स्थान घेर लेता है। जब स्वचालित ढंग से जीने की वह गहरी थकान प्रकट होती है, तब दिशा सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य तय करने या अपने आप से नाटकीय बदलावों का वादा करने से पहले एक कार्य और भी सरल तथा कहीं अधिक ईमानदार है: छोड़ना सीखना। छोड़ देना हारना नहीं है, इसका अर्थ है स्थान वापस पाना, सोच को स्पष्ट करने, अधिक शांति से महसूस करने और सजगता के साथ निर्णय लेने के लिए स्थान। जब अनावश्यक चीजें चली जाती हैं तो आवश्यक तत्व बिना प्रयास के उभर आते हैं। सबसे आम बोझों में से एक जिसे लोग ढोते हैं, दूसरों के निर्णय का डर है। कई महत्वपूर्ण फैसले किसी सच्ची इच्छा से नहीं, बल्कि एक मौन प्रश्न से जन्म लेते हैं: लोग क्या सोचेंगे? यह चिंता, जो देखने में निर्दोष लगती है, करियर, रिश्तों और त्यागों को परिभाषित कर चुकी है। बाहरी राय के डर से आप सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, जब भीतर कुछ और चाहते होते हैं। आप चुप रहते हैं जब आपका अंतर्मन बोलना चाहता है, और आप जरूरी बदलावों को टाल देते हैं क्योंकि वे दूसरों की अपेक्षाओं में फिट नहीं बैठते। यह डर अक्सर स्पष्ट घबराहट के रूप में सामने नहीं आता। यह सावधानी, समझदारी और अभी सही समय नहीं है या बेहतर है अलग न दिखूं जैसे वाक्यों का रूप धर लेता है। धीरे धीरे आप हर कदम बाहरी स्वीकृति के अनुसार मापने लगते हैं और अनजाने में अपनी जिंदगी को दूसरों की अपेक्षाओं का निरंतर उत्तर बना लेते हैं। इस बीच आपकी अपनी आवाज मंद पड़ती जाती है। समस्या यह नहीं है कि राय मौजूद हैं, बल्कि यह है कि उन रायों को अपने निर्णयों का मार्गदर्शक बनने दिया जाए। सोशल मीडिया, निरंतर तुलना और त्वरित फैसलों से भरे इस युग में यह बोझ और भी भारी हो जाता है। कई लोग स्वयं के प्रति सच्चे रहने के बजाय बस फिट होने का चुनाव करते हैं। यदि आप इस डर को ढोते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, कैलेंडर बदल जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी। बाहर से यह स्थिरता लगेगी, भीतर अधूरा जीने की लगातार बनी रहने वाली अनुभूति रहेगी। समय के साथ आप अपेक्षाएं पूरी करने में कुशल हो जाते हैं, लेकिन स्वयं को सुनने में अक्षम। यह आंतरिक दूरी बिना परिणामों के नहीं रहती। यह भावनात्मक थकान, नाम न दी जा सकने वाली निराशा या उन रास्तों पर चलने की असहज भावना के रूप में प्रकट होती है जिन्हें आपने सचेत रूप से नहीं चुना। निर्णय के डर को छोड़ना न तो उदासीन बनना है और न ही चुनौतीपूर्ण रवैया अपनाना। इसका अर्थ न किसी को उकसाना है, न किसी को कुछ साबित करना, बल्कि उस बिंदु को बदलना है जहां से आप निर्णय लेते हैं। ईमानदारी से यह पूछना शुरू करना कि आपके लिए क्या सही है, भले ही उसे तालियां न मिलें। उन लोगों के सामने खुद को सही ठहराने की बाध्यता के बिना निर्णय लेना जो आपकी जिंदगी नहीं जीते, और यह स्वीकार करना कि हर कोई आपके मार्ग को नहीं समझेगा
और यह भी ठीक है। यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती, यह एक निरंतर अभ्यास है। सामाजिक सुविधाओं से ऊपर अपनी छोटी छोटी व्यक्तिगत सच्चाइयों को चुनना, जहां पहले आदतन हाँ कहते थे वहां अब नहीं कहना, तत्काल स्वीकृति न मिले तब भी आंतरिक सामंजस्य से काम करना, यह एक शांत परिवर्तन है लेकिन गहराई से मुक्त करने वाला। जब आप दूसरों की निगाहों के लिए जीना छोड़ते हैं तो भीतर कुछ पुनर्संगठित होता है। आप ऊर्जा, स्पष्टता और दिशा बोध पुनः प्राप्त करते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आपके कर्म आपके अपने हैं और समय के साथ यह अनुभूति एक दृढ़ शांति में बदल जाती है। क्षणिक उत्साह नहीं, बल्कि स्थिर शांति जो उस व्यक्ति के साथ रहती है जिसने स्वयं के प्रति सच्चा होना चुना है। यदि भविष्य में भी आप दूसरों की राय से शर्तबद्ध रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी को टालते ही रहेंगे। लेकिन यदि आप यह डर अभी छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो संभव है कि तालियां न मिलें, पर आपको उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज मिलेगी। बिना अनुमति मांगे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की शांति। एक और बोझ जिसे छोड़ना उचित है वे रिश्ते हैं जो आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। सभी हानिकारक गतिशीलताएं स्पष्ट नहीं होती। हमेशा चीख पुकार, विश्वासघात या खुले टकराव नहीं होते। कुछ रिश्ते बाहर से सामान्य दिखते हैं, सौम्य बातचीत, साझा दिनचर्याएं, निरंतर उपस्थिति। फिर भी हर मुलाकात के बाद भीतर कुछ भारी हो जाता है। मन थका हुआ लगता है, उत्साह गिर जाता है, प्रेरणा घुल जाती है। आप हमेशा इसे समझा नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं। यह एक सूक्ष्म संकेत है जिसे कई लोग अनदेखा करना सीख लेते हैं। ये रिश्ते आपको एक झटके में नष्ट नहीं करते, वे आपको धीरे धीरे घिसते हैं। वे आपको शून्य में नहीं धकेलते लेकिन आपकी ताकत कम कर देते हैं और आपको उस भावनात्मक ऊर्जा के साथ जीने का आदी बना देते हैं जितनी वास्तव में आपको चाहिए। क्योंकि कोई नाटक या स्पष्ट संघर्ष नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वस्थ सीमा से अधिक समय तक सहन किया जाता है। समस्या यह है कि शरीर और मन झूठ नहीं बोलते। जब कोई संबंध आपको लगातार थका देता है तो वह तटस्थ नहीं होता। वह आपके बहुमूल्य संसाधनों, आपके समय, आपकी एकाग्रता और आपकी आंतरिक शांति को खपत करता है। लंबे समय में इस क्षरण की कीमत गहरी होती है। इन संबंधों को छोड़ना कठिन होता है क्योंकि कई बार वे सच्चे स्नेह से नहीं बल्कि कर्तव्य कृतज्ञ दिखने के डर या किसी को चोट पहुंचाने के भय से टिके रहते हैं। यहां तक कि तब भी जब वह व्यक्ति आपकी देखभाल नहीं करता। बहुत से लोग निराश करने से पहले स्वयं को थका लेना पसंद करते हैं। सीमाएं तय करने की असुविधा का सामना करने के बजाय बोझ ढोते रहते हैं। एक अधिक सजग दृष्टि से देखें तो बिना ध्यान और विवेक के समय और ऊर्जा देना उदारता नहीं बल्कि स्वयं के प्रति लापरवाही है। आज के जीवन में इस गलती को सामान्य बना दिया गया है। निष्ठा को निरंतर त्याग से और निकटता को पूर्ण उपलब्धता से भ्रमित कर दिया जाता है। परिणाम स्पष्ट है। यदि आप ऐसे संबंधों को समय के साथ बनाए रखते हैं तो आप भावनात्मक रूप से खाली हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि आपके आसपास लोग कम होंगे, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर का स्थान कम पड़ जाएगा। आपकी ऊर्जा बिखरी हुई होगी, धैर्य समाप्त हो जाएगा और आनंद लेने की क्षमता घट जाएगी। सबसे गंभीर बात यह है कि आपके पास न तो अधिक स्वस्थ संबंध बनाने की शक्ति बचेगी और न ही अपने स्वयं के विकास में निवेश करने की। जब आपकी सारी ऊर्जा ऐसे रिश्तों को संभालने में चली जाती है जो आपको थका देते हैं, तो वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को पोषित करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आपके प्रोजेक्ट, आपका कल्याण और आपकी भविष्य की शांति। आप भावनात्मक जीवित रहने की अवस्था में जीने लगते हैं। दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते हुए स्वयं को लगातार टालते रहते हैं। इस प्रकार के रिश्तों को छोड़ने के लिए टकराव या कठोरता की आवश्यकता नहीं होती। न तो तोड़ने की जरूरत है, न आरोप लगाने की, न ही खुद को सही ठहराने की। एक अधिक संयमित और प्रभावी रास्ता होता है। सजग दूरी बनाना, उपस्थिति कम करना, भावनात्मक निवेश घटाना, प्राथमिकता देना बंद करना। दंड के रूप में नहीं, बल्कि स्पष्टता के एक कार्य के रूप में। आप हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, कम तात्कालिकता से जवाब देते हैं
अपने आंतरिक संसार को कम साझा करते हैं और बिना घोषणा किए निकटता को समायोजित करते हैं। समय के साथ संबंध स्वयं बदल जाता है या बिना संघर्ष और अतिरिक्त थकान के अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की दूरी के लिए आंतरिक दृढ़ता चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अक्सर अपराध बोध या किसी को निराश करने की भावना उभरती है। लेकिन यदि आप ईमानदारी से देखें तो समझेंगे कि आप किसी को छोड़ नहीं रहे, आप अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहे हैं। और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जब आप ऐसे रिश्तों को छोड़ना शुरू करते हैं जो आपको खाली कर देते हैं, तो कुछ अप्रत्याशित होता है। स्थान प्रकट होता है, मानसिक शांति, भावनात्मक हल्कापन। अचानक आपके भीतर अधिक धैर्य, अधिक स्पष्टता और उन लोगों के लिए जो वास्तव में आपको पोषित करते हैं और सबसे बढ़कर स्वयं के लिए अधिक उपस्थिति होती है। आपके अतीत का हिस्सा रहे सभी लोग आपके भविष्य में साथ चलने के लिए नहीं होते। कुछ ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया और कुछ बस जरूरत से ज्यादा समय तक बने रहे। इस वास्तविकता को स्वीकार करना न तो अस्वीकृति है और न ही ठंडापन, बल्कि यह समझ है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यदि आप वर्षों तक ऐसे रिश्तों को ढोते रहते हैं जो आपको थका देते हैं, तो आप एक मौन लेकिन निरंतर बोझ उठाए रहेंगे और कोई भी नया कैलेंडर खराब ढंग से संभाली गई ऊर्जा की भरपाई नहीं कर सकता। इसके विपरीत, जब आप समय पर छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो आपको बाहरी मान्यता नहीं मिलती, बल्कि कुछ कहीं अधिक स्थिर मिलता है। मानसिक हल्कापन, अधिक स्पष्टता और समय के साथ एक अधिक शांत जीवन बनाने का वास्तविक अवसर। अंततः आज अपनी ऊर्जा की रक्षा करना कल अपनी शांति की सीधी देखभाल है। एक और पहलू जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वे छोटे छोटे आदतें हैं जो बिना शोर किए आपके कल्याण को नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका भाग्य बड़े और दिखाई देने वाले निर्णयों पर निर्भर करता है, जैसे नौकरी, संबंध या कोई बड़ा बदलाव। लेकिन वास्तव में जीवन को आकार देने वाली चीजें रोजमर्रा में घटती हैं। वे छोटी क्रियाएं जिन्हें आप बिना सवाल किए हर दिन दोहराते हैं, अंततः दिशा तय करती हैं। स्वचालित रूप से फोन देखना, खाली उत्तेजनाओं से चुप्पियों को भरना, थक जाने तक महत्वपूर्ण काम टालते रहना या चुनने के बजाय केवल प्रतिक्रिया करते रहना, यह सब इसलिए हानिरहित लगता है क्योंकि न तो तुरंत अपराध बोध होता है और न ही कोई स्पष्ट संकट, लेकिन यह एक धीमी धारा की तरह काम करता है जो अनजाने में आपको रास्ते से भटका देती है। हर बार जब आप अर्थपूर्ण के बजाय आसान विकल्प चुनते हैं, तो आपके भीतर कुछ लगभग अदृश्य रूप से कमजोर पड़ता है। इन आदतों का असली खतरा उनकी तीव्रता में नहीं, बल्कि उनकी निरंतर पुनरावृत्ति में है। वे आपको एक दिन में नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन समय के साथ आपकी एकाग्रता को घिस देती है, मानसिक ऊर्जा घटा देती है और आपको उस प्रयास से बचने का आदी बना देती है जिसकी आपको सबसे अधिक जरूरत होती है। एक समय आता है जब आप बदलना चाहते हैं और पाते हैं कि आपके पास वह शक्ति नहीं रही जिसे आप पहले स्वाभाविक मानते थे। मन वही बनता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। आपके विचार, दैनिक उत्तेजनाएं और निरंतर अभ्यास अंततः यह तय करते हैं कि आप वास्तविकता को कैसे देखते और जीते हैं। यदि आप ध्यान भंग को सामान्य बना लेते हैं तो गहराई खो देते हैं। यदि टाल मटोल को दिनचर्या बना लेते हैं तो कार्य करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसलिए नहीं कि आप सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप हर दिन खुद को न करने का प्रशिक्षण देते हैं। ये आदतें विशेष रूप से धोखेबाज होती हैं क्योंकि ये तुरंत राहत देती हैं, एक झूठा विराम, आराम की क्षणिक अनुभूति। लेकिन इस राहत की एक कीमत होती है, यह आपको अधिक बिखरा हुआ, कम संतुष्ट और उस जीवन से और दूर छोड़ देती है जिसे आप बनाना चाहते हैं। समय के साथ अपनी क्षमता से कम पर जीना सामान्य लगने लगता है। फंदा इस विश्वास में है कि बदलाव के लिए कोई कट्टर परिवर्तन या अत्यधिक अनुशासन चाहिए। वास्तव में बदलाव कहीं अधिक सरल तरीके से शुरू होता है, सजग अवलोकन से। उसी क्षण यह समझ लेना कि आप ऐसी आदत दोहरा रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। बाद में नहीं, कल नहीं, अभी।
जब आप देखते हैं कि आप किसी महत्वपूर्ण काम से बच रहे हैं तो रुक जाते हैं। जब समझते हैं कि आप ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो आपको कुछ नहीं देता तो ऐप बंद कर देते हैं। जब पहचानते हैं कि आप जड़ता से काम कर रहे हैं तो कुछ अलग चुनते हैं, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, दंड के रूप में नहीं बल्कि नियंत्रण वापस पाने के तरीके के रूप में। इन आदतों को पहचान बनने से पहले छोड़ देना न तो कठोर होना है और न ही जुनूनी। इसका अर्थ है खुद को ऐसे व्यक्ति की तरह बरतना बंद करना जो देखभाल के योग्य नहीं है। इसका मतलब है शांति ईमानदारी से स्वयं को देखना, यह पहचानना कि कौन सी क्रियाएं चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो आपको लंबे समय में मनचाहे जीवन से दूर ले जाती हैं और उन्हें धीरे धीरे काट देना। आपको सब कुछ सही करने या पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस खुद को लगातार नुकसान पहुंचाना बंद करना है। हर आदत जिसे आप छोड़ते हैं ऊर्जा, समय और स्पष्टता का एक छोटा हिस्सा मुक्त करती है। वर्षों में यह मौन जोड़ एक ठोस आंतरिक शक्ति में बदल जाता है। ध्यान भंग कम करने से उपस्थिति लौटती है, टाल मटोल घटाने से आत्मविश्वास उभरता है और जब आप ऑटो पायलट से बाहर आते हैं तो फिर से महसूस करते हैं कि आपका जीवन आपका है। इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आप फिर से सचेत रूप से चुनते हैं। यदि आप इन आदतों को समय के साथ बनाए रखते हैं तो आप अपने ठहराव की जड़ भी बनाए रखेंगे। कोई भी नया कैलेंडर ऐसी दिनचर्या की भरपाई नहीं कर सकता जो आपको हर दिन कमजोर करती है। इसके विपरीत जब आप बिना नाटक और बिना अपराध बोध के स्वयं को देखना और छोड़ना चुनते हैं तो एक गहरा परिवर्तन होता है। आप अधिक सजग, अधिक सुसंगत और अधिक हल्का जीवन बनाना शुरू करते हैं। वर्षों में यह रोजमर्रा की संगति उस चीज में बदल जाती है जिसकी बहुत लोग इच्छा करते हैं और बहुत कम लोग उसे विकसित करते हैं। शांति अंततः सबसे अधिक घिसावट दुनिया से नहीं आती बल्कि उन छोटे दैनिक कर्मों से आती है जिन्हें आप प्रश्न चिन्ह नहीं बनाते। उनसे मुक्त होना अपने भविष्य के स्वयं को दिया जाने वाला सबसे मूल्यवान उपहारों में से एक है। एक और सामान्य बोझ है हर चीज को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता। आधुनिक जीवन में यह विश्वास फैल गया है कि हर विवरण की योजना बनाना, संभावित परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगाना और पहले ही चिंता करना सुरक्षा की गारंटी देता है। बहुत से लोग भविष्य को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं, संभावनाओं को समायोजित करते हैं और उन गलतियों की कल्पना करते हैं जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है। वे नियंत्रण को सुरक्षा समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह लगातार तनाव का स्रोत होता है। जीवन कभी भी पूरी तरह आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। आप चाहे जितनी भी योजनाएं और गणनाएं कर लें, हमेशा कुछ ऐसे तत्व रहेंगे जो आपके दायरे से बाहर होंगे। लोग जो अप्रत्याशित ढंग से व्यवहार करते हैं, परिस्थितियां जो बिना चेतावनी बदल जाती हैं और परिणाम जो केवल आपके प्रयास पर निर्भर नहीं होते। योजना बनाना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब योजना बनाना वास्तविकता पर अधिकार जमाने का भ्रम बन जाता है। जब नियंत्रण की आवश्यकता अत्यधिक हो जाती है तो इसकी कीमत भारी होती है। लगातार बनी रहने वाली चिंता सतत सतर्कता की भावना पैदा होती है, जैसे कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। मन को विश्राम नहीं मिलता और शरीर तनाव में रहता है। हर अप्रत्याशित घटना एक खतरे की तरह लगती है और जब चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो निराशा और क्रोध उभर आता है, अपने आप पर भी और दुनिया पर भी। यह थकान तुरंत दिखाई नहीं देती, यह समय के साथ जमा होती है। आप निरंतर मानसिक निगरानी में जीने के आदी हो जाते हैं। सवाल पैदा होने से पहले ही जवाब चाहने लगते हैं और यहां तक कि उन चीजों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो आपके अधिकार में नहीं है। दूसरों के निर्णय, उनकी प्रतिक्रियाएं, घटनाओं की स्वाभाविक दिशा, यह मौन संघर्ष अंततः आपको थका देता है। वास्तविक स्पष्टता इस बात को याद रखने में है कि आपकी असली शक्ति आपके कर्मों और आपके निर्णयों तक सीमित है। आप न तो परिणामों को नियंत्रित करते हैं, न बाहरी परिस्थितियों को, न ही दूसरों के व्यवहार को। जब आप यह भूल जाते हैं
तो आप वास्तविकता के साथ रहने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं और वह लड़ाई हमेशा हार में ही समाप्त होती है। यदि आप इस कठोरता को लंबे समय तक ढोते रहते हैं तो किसी भी नए चरण की शुरुआत से पहले ही आप थक चुके होंगे। इसलिए नहीं कि जीवन अधिक कठोर हो गया है, बल्कि इसलिए कि आप कम लचीले, अनुकूलन में कम सक्षम हो गए हैं। हर अप्रत्याशित परिवर्तन हार जैसा लगेगा और हर मोड़ अन्याय जैसा। आप जीवन को जीने के बजाय उस पर प्रतिक्रिया करने लगेंगे। इसके अलावा नियंत्रण की लालसा का एक और मौन प्रभाव होता है। यह आपको वर्तमान से दूर कर देती है। आप इस बात में इतने उलझे रहते हैं कि क्या हो सकता है कि जो अभी हो रहा है उसका आनंद नहीं ले पाते। वर्तमान क्षण एक ऐसे भविष्य तक पहुंचने की औपचारिक प्रक्रिया बन जाता है जो शायद ही कभी आपकी कल्पना के अनुसार आता है। नियंत्रण छोड़ना हार मानना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। यह उस स्थान को पुनः परिभाषित करना है जहां आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं। इसका अर्थ है उन चीजों पर अधिकार जमाने की कोशिश छोड़ देना जो आप पर निर्भर नहीं है और उन चीजों को मजबूत करना जो आपके हाथ में है। आपके निर्णय, आपका दृष्टिकोण और अप्रत्याशित स्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया, वहीं वास्तविक आंतरिक शक्ति निवास करती है। जिस भविष्य की आप कल्पना करते हैं उसके आने से पहले अभ्यास स्पष्ट है। नियंत्रण की आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना सीखना। ध्यान से देखें कि आपकी कितनी चिंताएं उन पहलुओं से जुड़ी हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। दूसरों की राय, ऐसे परिणाम जो अभी अस्तित्व में नहीं हैं, या वे परिदृश्य जो केवल आपके मन में रहते हैं। धीरे धीरे उन्हें छोड़ना सीखें, न तो अचानक, न ही उन्हें नकारते हुए, बल्कि सजगता के साथ। हर बार जब नियंत्रण की इच्छा उभरे तो शांतिपूर्वक स्वयं को याद दिलाएं कि आपकी जिम्मेदारी कहां समाप्त होती है। कठोरता के बजाय अनुकूलन की क्षमता विकसित करें। जुनूनी पूर्वानुमान के बजाय उपस्थिति विकसित करें। जो घट रहा है उसका बेहतर ढंग से जवाब देना सीखें, बजाय इसके कि हर चीज को पहले से भांपने की कोशिश करें। जीवन पूर्ण नियंत्रण नहीं मांगता, वह लचीलापन, समायोजन की क्षमता और इस भरोसे की मांग करता है कि आप आने वाली परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे, भले ही वे आपकी अपेक्षाओं जैसी ना हो। जब आप नियंत्रण की तात्कालिकता को कम करते हैं तो परिवर्तन गहरा होता है, शरीर शिथिल होता है और मन अधिक स्पष्ट हो जाता है। आप अनिश्चितता को अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा मानने लगते हैं, न कि एक निरंतर खतरे के रूप में। इसी स्वीकृति से ऐसी स्थिर शांति जन्म लेती है जो किसी भी पूर्ण योजना से अधिक मजबूत होती है। उद्देश्य यह नहीं है कि आप भविष्य तक यह सोचते हुए पहुंचें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, बल्कि यह कि आप ऊर्जा, स्पष्टता और अनुकूलन की क्षमता के साथ वहां पहुंचें। भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, बल्कि उनका होता है जो उसके भीतर टूटे बिना चलना जानते हैं। नियंत्रण छोड़ना आपको कमजोर नहीं करता, यह आपको मुक्त करता है, और यही आंतरिक स्वतंत्रता आने वाले वर्षों के लिए शांति बनाने के सबसे गहरे तरीकों में से एक है। एक और मौन बोझ है अवास्तविक अपेक्षाएं, वे भी जो आप स्वयं पर रखते हैं और वे भी जो आप दूसरों पर थोपते हैं। रोजमर्रा का बहुत सा तनाव इस बात से पैदा नहीं होता कि क्या हो रहा है, बल्कि इस धारणा से कि क्या होना चाहिए। ये अपेक्षाएं अचानक नहीं बनती, वे परिवार, शिक्षा, संस्कृति और निरंतर तुलना के माध्यम से धीरे धीरे आकार लेती हैं। आप सीखते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, एक निश्चित उम्र तक क्या हासिल कर लेना चाहिए और दूसरों को आपके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अनजाने में आप ऐसे मानदंड अपना लेते हैं जिन्हें आपने कभी सचेत रूप से चुना ही नहीं। इनमें से कई विचार आपके अपने भी नहीं होते। वे सफलता, स्थिरता या प्रेम के बारे में अदृश्य विरासतें होती हैं जिन्हें आप केवल इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि वे हमेशा मौजूद रही हैं। जब वास्तविकता उस पटकथा में फिट नहीं बैठती तो निराशा पैदा होती है। इसलिए नहीं कि आप असफल हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जिस ढांचे से आप माप रहे हैं वह अवास्तविक है। असंतुलित अपेक्षाओं के तहत जीना थकाने वाला होता है। आप कुछ भी कर लें, वह कभी पर्याप्त नहीं लगता। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहता है,
कोई लक्ष्य जो खिसकता रहता है। आप स्वयं से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा करते हैं और साथ ही दूसरों से भी निराश होते रहते हैं, क्योंकि वे आपकी कल्पना के अनुरूप नहीं चलते। परिणाम होता है एक लगातार बनी रहने वाली असंतुष्टि। आप आगे बढ़ते हुए भी विश्राम नहीं पाते। मानव पीड़ा का एक बड़ा हिस्सा इस बात से पैदा होता है कि हम वास्तविकता से अपने इच्छानुसार व्यवहार करने की मांग करते हैं, बजाय इसके कि उसे जैसा है वैसा देखना सीखें। जब आप कठोर अपेक्षाओं से चिपके रहते हैं, तो आप न केवल अपने प्रति कठोर हो जाते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति भी अन्यायपूर्ण हो जाते हैं। आप उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वे समझें, प्रतिक्रिया दें और उसी तरह काम करें जैसे आप करते। जब ऐसा नहीं होता, तो आप इसे एक कमी के रूप में देखते हैं, न कि एक वैध भिन्नता के रूप में। यदि आप इन अपेक्षाओं को लंबे समय तक ढोते रहते हैं, तो थकान गहरी होगी। आप एक ऐसी आदर्श छवि के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। हर उपलब्धि जल्दी ही अपना मूल्य खो देगी और हर गलती अपर्याप्तता की पुष्टि जैसी लगेगी। रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी लंबे समय तक अवास्तविक अपेक्षाओं का बोझ नहीं उठा सकता। इन अपेक्षाओं को छोड़ना हार मानना या कम में संतोष करना नहीं है। इसका अर्थ है यह सीखना कि कौन सी अपेक्षाएं वास्तव में आपकी हैं और कौन सी नहीं। ईमानदारी से स्वयं से पूछना कि आप जो मांग रहे हैं वह किसी सच्ची आकांक्षा से आती है या सीखी हुई दबाव से, और जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं वह उचित है या केवल आपकी व्यक्तिगत प्रक्षेपणा। पहला, समायोजन आपके आंतरिक संवाद में होता है। स्वयं से बात करने का तरीका बदलना, लगातार कठोर अपेक्षा से हटकर अधिक न्यायपूर्ण मूल्यांकन की ओर जाना। केवल परिणाम ही नहीं, बल्कि प्रयास को भी मान्यता देना। त्रुटि को प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानना, न कि व्यक्तिगत विफलता। जब आप स्वयं से पूर्णता की मांग छोड़ देते हैं, तो वास्तव में बेहतर बनने के लिए ऊर्जा वापस पा लेते हैं। दूसरा समायोजन बाहरी होता है। यह स्वीकार करना कि दूसरे लोग आपकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए यहां नहीं हैं। हर व्यक्ति अपनी कहानी, अपनी सीमाओं और अपने चेतना स्तर से कार्य करता है। जब आप इस आवश्यकता को छोड़ देते हैं कि वे अलग हों, तो संघर्ष कम होता है और आपकी आंतरिक शांति बढ़ती है। यह दृष्टि विकास की इच्छा को नकारती नहीं, बल्कि उसे सही ढांचे में रखती है। यह आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करती है जो वास्तव में आपके हाथ में है। आपकी मंशा, आपकी निरंतरता और उस मार्ग के प्रति आपका दृष्टिकोण जिस पर आप चल रहे हैं। जब आप परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं, तो वह अपने सही स्थान पर आ जाता है, एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, न कि एक निरंतर बोझ के रूप में। अवास्तविक अपेक्षाओं से मुक्त होते ही एक गहरा परिवर्तन घटित होता है। आप स्वयं को अधिक हल्का, वर्तमान से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप छोटे छोटे प्रगति क्षणों, निरंतर सीखने और आंतरिक सामंजस्य को सराहना शुरू करते हैं। जीवन एक स्थायी परीक्षा जैसा लगना बंद कर देता है और एक दैनिक अभ्यास की तरह जिया जाने लगता है। अप्राप्य आदर्शों को छोड़ना हार मानना नहीं है। यह असंभव मांगों में फंसी ऊर्जा को वापस पाना है। यह उस काल्पनिक संस्करण में फिट न होने के लिए स्वयं को दंडित करना छोड़ देना है। समय के साथ यह मुक्ति अधिक ईमानदार और शांत जीवन पद्धति में बदल जाती है। वास्तविकता को उससे लड़े बिना स्वीकार करना आपकी महत्वाकांक्षा को कम नहीं करता, उसे अधिक स्पष्ट बनाता है, और यही स्पष्टता स्थायी शांति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। एक और मौन बोझ है हमेशा सही होने की आवश्यकता। बहुत से लोग इस जाल में अनजाने में फंस जाते हैं और हर बातचीत को ऐसा स्थान बना देते हैं जहां उन्हें अपना व्यक्तिगत मूल्य साबित करना होता है। अब संवाद समझने के लिए नहीं, बल्कि थोपने के लिए होता है। सुनना जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर जवाब देने के लिए होता है। धीरे धीरे यह रवैया पहचान का हिस्सा बन जाता है। यदि मैं सही साबित नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं का कुछ हिस्सा खो रहा हूं। गहराई में यह आवश्यकता सुरक्षा से नहीं, बल्कि डर से जन्म लेती है। कमजोर दिखने का डर, सम्मान न मिलने का डर, या यह भय कि यदि मेरी राय हावी न हुई तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा।
इसी कारण सबसे साधारण विषय भी बहस में बदल जाते हैं। हर असहमति एक खतरे की तरह महसूस होती है और हर अलग दृष्टिकोण एक व्यक्तिगत हमला लगता है। जो एक मानवीय आदान प्रदान हो सकता था, वह अहंकारों की लड़ाई बन जाता है। भले ही आप तर्क जीत लें, रास्ते में कुछ न कुछ हमेशा खो जाता है। शांति, ऊर्जा, निकटता, बातचीत समाप्त हो जाती है, लेकिन शरीर तनाव में रहता है। मन कही गई बातों को दोहराता रहता है और संबंध ठंडा पड़ जाता है, भले ही कोई इसे खुलकर न कहे। हर समय अपनी स्थिति का बचाव करना थका देता है। लगातार सतर्क रहकर जीना घिस देता है। रिश्ते तनावपूर्ण या सतही हो जाते हैं और लोग खुलना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सुना नहीं जाएगा, बल्कि सुधारा जाएगा। अनजाने में आप शोर या खाली आदान प्रदान से घिरे रह सकते हैं, यहां तक कि लोगों के बीच होते हुए भी। मन भी विश्राम नहीं करता, हमेशा तैयार औचित्य सिद्ध करने या पलटवार करने के लिए। यह जमा हुआ तनाव, चिड़चिड़ापन, मानसिक थकान और वर्तमान का आनंद लेने में कठिनाई के रूप में प्रकट होता है। जब मन प्रतिस्पर्धा करता है तो वह शिथिल होना नहीं जानता। यदि आप समय के साथ इस आवश्यकता को बनाए रखते हैं तो आप अनावश्यक संघर्षों का बोझ उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप बहसें जीतते रहेंगे, लेकिन शांति खोते रहेंगे और वर्षों बाद यह लेन देन अर्थहीन लगने लगता है। हमेशा सही होने की आसक्ति छोड़ना, निष्क्रिय हो जाना या अपने विवेक से हाथ धो लेना नहीं है। इसका अर्थ है यह सीखना कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, यह जानना कि कब चुप रहना है, बिना तुरंत जवाब तैयार किए सुनना है और दूसरों को अलग सोचने देना है, ये महसूस किए बिना कि इससे आपका मूल्य घटता है। कभी कभी सच्ची शक्ति उत्तर न देने में, शांति से देने में या यह स्वीकार करने में होती है कि हर असहमति को सुलझाने की आवश्यकता नहीं होती। जीत से ऊपर शांति को प्राथमिकता देना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक गहरा रूप है। यह बदलाव रातों रात नहीं होता। शुरुआत में सुधारने की प्रवृत्ति अपने आप उभरती है, लेकिन जब आप बोलने से पहले रुकते हैं और सांस लेते हैं तो कुछ नया प्रकट होता है। शरीर शिथिल होता है, बातचीत सहज बहने लगती है और संबंध अधिक मानवीय हो जाता है। आप समझते हैं कि अपनी राय न थोपने से आपका मूल्य कम नहीं होता। इसके विपरीत आपको सम्मान और शांति मिलती है। जब आप सही होने की लड़ाई छोड़ देते हैं तो आप कुछ कहीं अधिक मूल्यवान वापस पाते हैं। मानसिक हल्कापन, भावनात्मक स्पष्टता और दूसरों के साथ वास्तविक उपस्थिति। अब आप बातचीत से थके हुए नहीं, बल्कि शांत होकर निकलते हैं। भविष्य को यह नहीं चाहिए कि आप हर बात में सही हों, उसे चाहिए कि आप स्वयं के साथ शांति में पहुंचें। आपको न तो बहसें जीतने की जरूरत है और न ही किसी को मनाने की। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि आप हल्के मन के साथ आगे बढ़ें। शांत मन अधिक स्पष्टता से सोचता है, अधिक संतुलन से जीता है और समय के प्रवाह को अधिक गरिमा के साथ पार करता है। एक और कारक जो दिखने से कहीं अधिक भारी पड़ता है वह है असीम डिजिटल शोर। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मौन लगभग गायब हो गया है। लगातार सूचनाएं, बाधित करने वाले संदेश, ध्यान मांगने वाले नेटवर्क। फोन कंपन करता है, स्क्रीन जगमगाती है और अनजाने में आपका ध्यान वहां से खींच लिया जाता है जहां वह था। अब न तो वास्तविक विराम है और न ही गहरी विश्रांति। अकेलेपन में भी मन शायद ही कभी शांत होता है। यही आज के जीवन का स्थायी शोर है। यह उग्र नहीं है, लेकिन कभी रुकता भी नहीं। समस्या तकनीक स्वयं नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करने में विवेक की कमी है। आप निर्णय लेने से पहले प्रतिक्रिया करते हैं, विचार करने से पहले उत्तर देते हैं और एक उत्तेजना से दूसरी पर कूदते रहते हैं, किसी को भी पूरा किए बिना। समय के साथ मन इस विखंडन का आदी हो जाता है। इसके परिणाम सूक्ष्म होते हैं लेकिन गहरे। विचारों की निरंतरता टूट जाती है, एकाग्रता कमजोर पड़ती है और गहन चिंतन असहज लगने लगता है। मौन बेचैनी पैदा करता है और आप स्क्रीन के बिना स्वयं के साथ रहना नहीं जानते। जब भीतर स्थान नहीं होता तो स्पष्टता भी नहीं होती। बिखरा हुआ मन स्वयं का संचालन नहीं कर पाता। ध्यान एक मूल्यवान संसाधन है और जब इसे बिना छाने दे दिया जाता है
तो जीवन स्वयं धुंधला पड़ने लगता है। यदि आप इस शोर को लगातार ढोते रहते हैं तो आप भविष्य तक मानसिक रूप से थके हुए पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण निर्णयों को संभालने या अपनी ही प्रश्नों को सुनने में असमर्थ। भरी हुई मन स्थिति से न तो सजग जीवन बनाया जा सकता है और न ही शांति पाई जा सकती है। जब हर चीज बाधा बने, डिजिटल शोर कम करना दुनिया से कट जाना या तकनीक को नकारना नहीं है, बल्कि व्यवस्था लाना है। इसका अर्थ है उसे उद्देश्य के साथ उपयोग करना। जैसे आप किसी भौतिक स्थान को व्यवस्थित करते हैं, वैसे ही अपने डिजिटल परिवेश को भी कर सकते हैं। अनावश्यक सूचनाएं बंद करना, सोशल मीडिया पर समय सीमित करना, दिन भर उपलब्ध रहने के बजाय संदेश देखने के लिए निश्चित समय चुनना। सबसे शक्तिशाली कदम सरल है और साथ ही कठिन भी। स्वचालित प्रतिक्रिया के बजाय मौन चुनना, तुरंत उत्तर न देना, हर चेतावनी न देखना। शुरुआत में यह असहज लगता है और लगता है कि आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप स्वयं को खो रहे थे। जब शोर कम होता है तो स्पष्टता, उपस्थिति और अधिक स्थिर मन उभरता है। आप फिर से पूर्ण विचारों को थाम पाते हैं, महसूस करते हैं कि समय आपका है। शांति अपने आप नहीं आती, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और शोर भरी दुनिया में मौन चुनना गहन बुद्धिमत्ता का कार्य है। शांति का एक और मौन शत्रु है बार बार दोहराए जाने वाले नकारात्मक विचार। वे न तो शोर के साथ आते हैं, न स्पष्ट चेतावनी के साथ। वे बस बार बार प्रकट होते हैं और धीरे धीरे मानसिक परिदृश्य का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका असंतोष अवसरों, भाग्य या समर्थन की कमी के कारण है, लेकिन वे शायद ही उस स्थान की ओर देखते हैं जहां असली लड़ाई लड़ी जाती है। मन। ये विचार हमेशा नाटकीय नहीं होते। अक्सर वे छोटी छोटी, देखने में निर्दोष पंक्तियों के रूप में आते हैं। मैं पर्याप्त नहीं हूं, यह मेरे लिए नहीं है। अंत में हमेशा वही होता है। वे खतरनाक नहीं लगते क्योंकि वे चिल्लाते नहीं, वे फुसफुसाते हैं। और ठीक इसी कारण वे टिके रहते हैं। दोहराव के साथ ये केवल विचार नहीं रहते, बल्कि विश्वासों में बदल जाते हैं। और एक विश्वास समय के साथ निर्णयों, कार्यों और त्यागों को दिशा देता है। यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन निरंतर। पहले संदेह पैदा होता है, फिर तुम कम ऊर्जा के साथ कार्य करते हो, उसके बाद स्वयं को सामने लाने से बचने लगते हो। आगे चलकर तुम छोड़ देने को उचित ठहराते हो और अंत में यह निष्कर्ष निकाल लेते हो कि यह कभी संभव ही नहीं था। इसलिए नहीं कि वास्तविकता ने ऐसा सिद्ध कर दिया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन शुरुआत से पहले ही अंत लिख चुका था। मन अक्सर परिचित चीजों को सत्य समझने की भूल कर बैठता है। इन विचारों में से कई लगातार तुलना से पोषित होते हैं। तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और महसूस करते हो कि सब आगे बढ़ रहे हैं, सिवाय तुम्हारे। तुम खुद को यह विश्वास दिला लेते हो कि तुम देर से पहुंचे, कि अब समय नहीं रहा, कि अवसर निकल चुका है। यह सीधा हमला नहीं होता, बल्कि लगातार होने वाला क्षरण होता है, जैसे एक बूंद जो बार बार एक ही स्थान पर गिरकर उसे घिस देती है। यह आंतरिक संवाद हर बदलाव के प्रयास के साथ पृष्ठभूमि के शोर की तरह मौजूद रहता है। जब तुम कुछ अलग करने का निर्णय भी लेते हो, तब भी वही आवाज पुराने दोषों की याद दिलाने आ जाती है। वह तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें उसी परिचित स्थिति में बनाए रखने के लिए आती है, भले ही वह अब तुम्हारे काम की न रही हो। मन अक्सर परिचित चीजों से चिपका रहता है, क्योंकि वहीं उसे सुरक्षा की एक झूठी भावना मिलती है, यहां तक कि जब वही जगह पीड़ा देती हो या सीमित करती हो। वह अनिश्चितता का सामना करने के बजाय वही दोहराना पसंद करता है जिसे वह पहले से जानता है। स्तोइक दार्शनिकों ने इस तंत्र को बड़ी स्पष्टता से समझा। उनके अनुसार जीवन की गुणवत्ता बाहरी घटनाओं से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उन्हें कैसे समझा और व्याख्यायित किया जाता है। इसलिए नहीं कि विचार दुनिया पर शक्ति रखते हैं, बल्कि इसलिए कि वे यह निर्धारित करते हैं कि तुम जो घटता है उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजर सकते हैं और अपने भीतर रचे गए कथानक के अनुसार बिल्कुल अलग अनुभव जी सकते हैं। जब मन
नकारात्मक विचारों से शासित होता है तो असफल होने के लिए उसे बाहरी बाधाओं की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं ही अपनी रुकावट बन जाता है। वह ऐसे व्यवहार करने लगता है मानो नकारात्मक परिणाम अपरिहार्य हों और उसी अपेक्षा से कार्य करते हुए अंततः उसे सच कर देता है। इसलिए नहीं कि वह कोई वस्तुनिष्ठ सत्य है, बल्कि इसलिए कि हर कार्रवाई पहले से ही उस आंतरिक पटकथा से संचालित होती है। यदि तुम इन मानसिक पैटर्न्स को लंबे समय तक बनाए रखते हो तो नया तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाता। यहां तक कि अवसर भी खतरे जैसे लगने लगते हैं। संदेह, टाल-मटोल और निरंतर औचित्यकरण उभर आते हैं। फिर तुम यह निष्कर्ष निकालते हो कि कुछ भी नहीं बदलता, जबकि वास्तव में जो जस का तस रहता है वह वही संवाद है जिसे तुम अपने भीतर दोहराते रहते हो। बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों से मुक्त होना न तो मन से लड़ने का अर्थ है और न ही खुद को हर समय सकारात्मक रहने के लिए मजबूर करने का। स्टोइक दृष्टिकोण एक अधिक संयमित और प्रभावी मार्ग सुझाता है। सचेत निरीक्षण। हर विचार को कुछ दूरी से देखा जा सकता है, एक ऐसे आदेश की तरह नहीं जिसे मानना ही पड़े, बल्कि एक क्षणिक घटना की तरह। जब कोई नकारात्मक विचार उभरता है तो उसे तुरंत मानना या उससे लड़ना जरूरी नहीं, बस उसकी उपस्थिति को पहचान लेना पर्याप्त है। वह वहां है, तुम उसे देखते हो, लेकिन उसे पोषित नहीं करते और न ही उसे स्वतः सत्य बना देते हो। शांति से खुद से पूछते हो कि क्या यह वास्तविक तथ्य है या सीखी हुई व्याख्या। यह सरल सा कदम तुम्हारे आंतरिक संसार के साथ संबंध को बदल देता है। किसी विचार पर प्रश्न उठाना उसे नकारना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से उसकी जांच करना है। क्या यह पूरी तरह सच है? क्या इसके वास्तविक प्रमाण हैं या केवल अधूरी यादें? क्या मैं भय से प्रतिक्रिया दे रहा हूं या विवेक से? ये प्रश्न तुम्हें किसी बात के लिए मनाने नहीं आते, बल्कि मन को उसका सही कार्य लौटाने आते हैं। विश्लेषण करना, शासन करना नहीं। अभ्यास के साथ एक आंतरिक स्थान बनता है, तुम और तुम्हारे विचारों के बीच एक छोटा सा अंतर, और उसी अंतर में कुछ आवश्यक घटित होता है। तुम यह स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करते हो कि कैसे कार्य करना है। तुम स्वतः प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और पहली आने वाली धारणा से बहकर नहीं चलते। तुम अधिक सचेत, अधिक शांत और स्वयं के अधिक स्वामी बनते हो। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जिस दोहराव ने समस्या पैदा की, उसी दोहराव की जरूरत उसे कमजोर करने के लिए भी होती है। हर बार जब तुम किसी नकारात्मक विचार का अनुसरण नहीं करते, उसकी पकड़ कमजोर होती है। हर बार जब तुम संदेह के बावजूद कार्य करते हो, तुम चक्र को तोड़ते हो। धीरे धीरे मन सीखता है कि जो कुछ वह सोचता है उसे मानना आवश्यक नहीं। नकारात्मक विचारों के बोझ के साथ भविष्य की ओर बढ़ना ऐसा है जैसे ब्रेक लगाए चलना। उन्हें छोड़ देना त्वरित सफलताओं या बाहरी चमत्कारी परिणामों की गारंटी नहीं देता। स्टोइक दर्शन ऐसा कभी वादा नहीं करता, लेकिन वह कुछ अधिक गहरा अवश्य देता है। स्पष्टता, आंतरिक शांति और भीतर से स्वयं को सबोटाजी किए बिना कार्य करने की क्षमता। जब तुम अपनी नकारात्मक धारणाओं पर आंख मूंद कर विश्वास करना छोड़ देते हो तो कुछ मुक्त होता है। समस्याएं गायब नहीं होती, लेकिन अपने साथ एक अधिक स्पष्ट, दृढ़ और करुण संबंध जन्म लेता है। वहां से जीवन का हर चरण अधिक रहने योग्य बन जाता है। यह निर्णय लेना कि ये विचार अब तुम्हारे निर्णयों को परिभाषित नहीं करेंगे, यह इनकार नहीं, परिपक्वता है। यह समझना है कि तुम्हारी शांति दुनिया को नियंत्रित करने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपने मन को शासित करना सीखने पर निर्भर करती है। और यही स्वतंत्रता के सबसे गहरे रूपों में से एक है जिसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। शांति का एक और मौन और अत्यंत थकाने वाला शत्रु है दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत। यह अचानक आघात की तरह नहीं आती, बल्कि एक दैनिक अभ्यास की तरह प्रकट होती है। तुम स्क्रीन देखते हो, दूसरों को देखते हो और बिना जाने अपनी जिंदगी को ऐसे मानकों से परखने लगते हो जो तुम्हारे नहीं हैं। तुलना करना स्वाभाविक लगता है, लगभग अपरिहार्य, लेकिन स्टोइक दृष्टि से यह एक सूक्ष्म जाल है जो शांति, स्पष्टता और अर्थ छीन लेता है। तुलना मार्गदर्शन का वादा करती है, लेकिन अंततः भ्रम पैदा करती है।
यह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि एक ही सही रास्ता है, एक अनिवार्य गति है और कुछ उपलब्धियों के लिए एक निश्चित उम्र है, जबकि वास्तव में हर जीवन अपनी ही लय का अनुसरण करता है। दूसरों से तुलना करते हुए जीना एक ऐसी दौड़ में प्रवेश करना है जिसकी कोई मंजिल नहीं। जब तुम किसी तक पहुंचते हो तो आगे कोई और दिखाई देता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम ठीक आगे बढ़ रहे हो तो कोई ऐसा दिख जाता है जो बेहतर कर रहा है। इस खेल में वास्तव में कोई नहीं जीतता। हमेशा कोई ना कोई अधिक युवा, तेज, अधिक दिखाई देने वाला या अधिक पहचाना हुआ होगा। तुलना करना बिना स्पष्ट उद्देश्य के चलना है, यह जाने बिना दौड़ना कि कहां और क्यों। समस्या दूसरों को देखने में नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी को आंकने का मानदंड बना लेने में है। वहीं दिशा खो जाती है। तुम अपनी वास्तविक जरूरतों को सुनना बंद कर देते हो और वह पीछा करने लगते हो जो दूसरों के लिए मूल्यवान लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय तुम्हारे विवेक से नहीं, बल्कि पीछे रह जाने के भय से जन्म लेने लगते हैं और तुम चयन से नहीं, प्रतिक्रिया से जीने लगते हो। इस आदत के सबसे गहरे परिणामों में से एक है आत्म मूल्य का क्षरण। जब तुम लगातार तुलना करते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान बाहरी कारकों से बंध जाता है। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम किसी से नीचे हो तो तुम स्वयं को कम आंकते हो। यदि कल ऊपर हो तो वह राहत भी क्षणिक होती है। यह भावनात्मक अस्थिरता तुम्हें उन परिस्थितियों पर निर्भर बना देती है जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। स्टोइक दार्शनिक याद दिलाते थे कि वास्तव में जो तुम्हारा अपना है वह है निर्णय, अभिप्राय और कर्म। बाकी सब नाजुक और परिवर्तनशील है। जब तुम अपना मूल्य तुलना पर आधारित करते हो तो अपनी आंतरिक स्थिरता दूसरों के हाथों सौंप देते हो और उतना ही महत्वपूर्ण एक और गुण खो देते हो, अपनी ही प्रक्रिया को पहचानने और उसका सम्मान करने की क्षमता।